अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आने के बाद 1920 में उन्होंने देखा कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित है, पददलित है, शोषित है, वंचित है, उनकी क्या हाल है। कैसा डिसीजन लिया होगा कि मैं ये मूकनाई छापूंगा और लोगों को दूंगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ राजनीति पे। आर्थिक दृष्टि से इतना वो एक मुकना है जो एक फाउंडेशन रहा है पूरे राजनीति का। रहे प्रोफेसर फुलझरे जी का बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जय भीम। महामानव तथागत गौतम बुद्ध, विश्वभूषण भारत रत्न, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सामाजिक क्रांति के क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, इन सब विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सभा के अध्यक्ष अपना मोहनदास जी मेश्राम और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरु प्रसाद मदन जी, हमारे जैसी बौद्ध जी, डॉक्टर रूपचंद गौतम जी और आप सभी उपस्थित यहाँ पे भाई और बहन। आज बहुत भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज हमें उसका महत्व नहीं पता लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकतंत्र के 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं। एक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। आज आपको चारों भी स्तंभ का क्या हाल है आपको पता है। विधायिका क्या कर रही है देश में, उसके बाद कार्यपालिका क्या कर रही है, और न्यायपालिका बारे में तो आपको पता ही है, और उससे भी आगे जाकर पत्रकारिता का यहाँ पे क्या माहौल है ये आपको सभी को पता है। मुझे उसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि देश में क्या हाल हो रहे हैं। चारों स्तंभ के सारे स्तंभ हिले हुए हैं, और वो चारों स्तंभ हमारी बहुजन पर अटैक हो रहा है। और अटैक करने वाले जो है, जो लास्ट वाला जो स्तंभ है पत्रकारिता, उस पत्रकारिता का वजह से हमारे पर जो अटैक हो रहे हैं, और उस अटैक के माहौल में जो आज देश की परिस्थिति है, उस माहौल में हमारे डॉक्टर रूपचंद जी ने ये सारा मटेरियल कलेक्ट करके एक एक गांव जाकर, एक ठिकान से दूसरे ठिकान में जाकर, मान लीजिए किसी ने बताया कि भाई अमके की पत्रिका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में जाकर देखा तो उत्तराखंड में पता लगा कि नहीं, वो आदमी तो यहाँ नहीं, वो तो झारखंड में गया हुआ है। वो झारखंड में गए, झारखंड में जाने के बाद उनको पता लगा नहीं, यहाँ झारखंड वाला आदमी तो और कहीं छत्तीसगढ़ में जाकर बैठा है। वो वहाँ जाए, वहाँ से जाकर एक एक पत्रिका इकट्ठा करके आज इतने सालों में, और उनको आपको पता है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी कोई ये नहीं है कि बहुत धनवान है या कोई बहुत बड़ी उनके पास जॉब है कमाने वाली। इन परिस्थितियों में और इन हालात में और इस मीडिया को फाइट करते हुए, लड़ाई करते हुए, इन परिस्थितियों में जो उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने दस्तावेज बनाया है, जो सदियों तक यहाँ रहेंगे, सदियों तक इनको रेफरेंस दिया जाएगा। और जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है,
जिसका किसी को कोई पता ही नहीं था, केवल कविता के रूप में या छोटे छोटे खंडों में था, आज ये 14 खंडों में उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया। और ये दस्तावेज का आने वाले पीरियड में, आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक अद्भुत काम किया है और इस अद्भुत काम के लिए डेफिनेटली एक बधाई के पात्र है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अमेरिका से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आने के बाद 1920 में उन्होंने देखा कि इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित है, पददलित है, शोषित है, वंचित है, उनकी क्या हाल है। वो मूक है, वो बोल नहीं सकते, वो जानवर जैसे मूक है, आवाज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो प्रश्न थे, उनकी जो समस्याएं थी, उसके ऊपर कोई भी वहाँ उस टाइम पत्र, जो वर्तमान पत्र निकलते थे, कोई लिखता नहीं था, कोई उसके बाद उनकी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसे हालात में उन्होंने क्या कि मेरा समाज सोया हुआ है, उसको जगाना चाहिए, उसको जागरूक करना चाहिए, उसको एक्टिव करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा और उनके डेवलपमेंट की जो प्लान है मैं उनको बताऊं, उनको इकट्ठा करूं, वो उनको संघर्ष के लिए तैयार करूं, उनको ऑर्गेनाइज करूं, इसलिए उनको कुछ एक पत्रिकाएँ चाहिए थी। तो उन्होंने मूक नायक नाम की पत्रिका पब्लिश करने का एक डिसीजन लिया, लेकिन धन नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे। ये बात उनके जो केरिस्कर गुरुजी है उनको पता लगा। केरिस्कर गुरुजी गए हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज के पास कोल्हापुर में और बोला, महाराज भीमराव अपना एक पत्रिका छापना चाहता है लेकिन उसके पास धन नहीं है। तभी शाहू जी महाराज और केरिस्कर कोल्हापुर से मुंबई गए और सीधे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के घर गए और उनको पूछा कि भीमराव तू पत्रिका छापने वाला तो क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहा तुम्हें। लेकिन वो छत्रपति जी को देखते, शाहू जी को देखते ही वो भावुक हो गए कि इतने बड़े राजा मेरे घर में कैसे आए। उनका स्वागत किया, उनको बहुत खुशी हुई और भावुक भी हुए। और उसी टाइम शाहू जी महाराज ने उनको 2500 रुपये दिए, जो आज कम से कम 2.5 करोड़ के बराबर होंगे। वो 2500 रुपये लेने के बाद उन्होंने एक मूक नायक शुरू करने का डिसाइड किया और फिर सोचा कि अब मैं उसको छापूंगा, पब्लिश करूंगा। तो फिर उसके लिए उन्होंने एक एडवर्टाइज बनाई। उस टाइम एक ही पेपर हुआ करता था, केसरी, तो लोकमान्य तिलक चलाते थे, वही पेपर था। तो बाबा साहब को लगा कि मैं उसकी एडवर्टाइज करूँ, लोगों को पता लगेगा कि भाई डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पत्रिका छापना चाहते, तो लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो उन्होंने 3 रुपये और एडवर्टाइज का बैटर केसरी के ऑफिस में ले जा। केसरी के ऑफिस ने देखा ये तो भीमराव छाप रहा है, तो आम्बेडकर छाप रहा, उन्होंने वापस कर दिया। वो नहीं एडवर्टाइज हुई, लेकिन भीमराव आम्बेडकर वहाँ रुके नहीं। उन्होंने क्या किया, पत्र छापना शुरू कर दिया, पत्र पब्लिश हो गए। और पहले 12 उन्हें अग्रलेख उन्होंने खुद लिखा और उसका एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, एक कि पूरा हमारे जो राजनीति है, पूरी राजनीति उस मूक नायक पर चली। जो मूक मतलब मुका, गूंगा, बोल नहीं सकता, वो समाज, उसका नायक मतलब आदमी, मुका आदमी, उनको जागरूक किया। इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो उस टाइम वो पत्रिका शुरू की। और उस टाइम बोलने वाले मतलब पढ़ने वाले और लिखने वाले आदमी कितने थे? 1000 में 1000 लोग संख्या में केवल 9 लोग पढ़ सकते थे। हो सकता है वो चौथी पास या तीसरी पास चले, केवल 9 लोग जो दलित थे, 1000 लोगों में 9 लोग पढ़ सकते थे। आप कम सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कैसा डिसीजन लिया होगा कि मैं ये मूक नायक छापूंगा और लोगों को दूंगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ राजनीति पे, आर्थिक दृष्टि से इतना वो एक मूक नायक जो एक फाउंडेशन रहा है पूरे राजनीति का,
दलित राजनीति का एकदम चेंज कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी पत्रिका के आधार पर लोगों को जागरूक करके महाड़ का सत्याग्रह किया, मांडगांव की परिषद बनाई, मनुस्मृति का दहन किया और उसी से पूरी दलित राजनीति चेंज हो। इसी तरीके से हम सोचेंगे, हम चाहेंगे और होगा। जो डॉक्टर रूपचंद जी ने जो किया है, ये वॉल्यूम आज हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं लगते होंगे, लोग जानते नहीं है, लेकिन आने वाला भविष्य ये इनके वॉल्यूम का हर आदमी देखेगा, सोचेगा, पढ़ेगा और इसका रेफरेंस लेता रहेगा और इसका उल्लेख जगह जगह फुटनोट्स की तरह इनका होता रहेगा। और इसलिए इन्होंने जो ये हमारे लिए जो एक जड़ें खोद के वो इंफॉर्मेशन ला के उसको अपने वॉल्यूम में डाला है, 14 खंडों में डाला है। वो जो खंडों में जो पड़े हुए थे इंफॉर्मेशन, उनको इकट्ठा किया और 14 खंडों में उन्होंने डाला। उन्होंने मतलब उनकी जो जड़ें हैं वो निकाली और वो जड़ों को अब हमें सबको हमारी ड्यूटी बनती है कि ये ज़मीन में डाल के उसको पानी डाल के उसको सींच के बड़ा करना चाहिए और उसको एक वटवृक्ष बनाना चाहिए। आज वो आदमी जो कर रहे हैं, जो रूपचंद जी कर रहे हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अद्भुत काम है और इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। इन्होंने इस किताब में जो अम्बेडकर संचार है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे आदिवासी पत्रकारिता का उन्होंने अपना लिखान किया हुआ है, आदिवासी पत्रिका। उसी मेरे पास एक ही वॉल्यूम था, मेरे ख्याल से 10वां वॉल्यूम था मेरे पास। उसमें दिया है आदिवासी पत्रकारिता और आंदोलन, देन प्रमुख आदिवासियों पत्र पत्रिकाओं का मूल्यांकन, देन आदिवासी पत्रकारिता के समक्ष मुद्दे, आदिवासी सोशल मीडिया, जनसंचार की बुनियाद है आदिवासी गीत, देन कला द्वारा आदिवासी जनसंचार और फिल्मों द्वारा आदिवासी जनसंचार। ये एक पूरे वॉल्यूम में उन्होंने डाल के अपना एक खंड बनाया है और आने वाले पीरियड में, आने वाले भविष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन होगा। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट को करना चाहिए थी, ये इतना बड़े वॉल्यूम में गवर्नमेंट को करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं तो सोचता हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदिवासियों का सारा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो पत्रिकाएँ हैं, जो बुकलेट्स है, जो हैंडबिल्स है, सारी इकट्ठा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना चाहिए था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो हमारे डॉक्टर रूपचंद साहब ने किया है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वो उनको हम उत्साह। मैं तो ये भी सोच रहा था कि जो ये 14 खंड है और कुछ खंड आएंगे, ये सारे खंड का जो विमोचन है ये राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, राष्ट्रपति को दिखाना चाहिए कि ये देखो मैंने आदिवासी के ऊपर ये लिखा है, ये देखो, और इसका इनॉग्रेशन, इसका विमोचन आप करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई अप्रोच करे राष्ट्रपति भवन में, और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे 14 खंडों का जो विमोचन फिर से राष्ट्रपति भवन में करने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि आज हमारे देश की पत्रकारिता, हमें आज गौतम जी की क्यों ज़रूरत है, हमें रूपचंद जी की क्यों ज़रूरत है, हमें पत्रकारिता की क्यों, हमारे है ही नहीं। यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं हैं। एक दो डिपार्टमेंट है, उसी में एक मेरे ख्याल से PHU में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके बगैर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट में कोई हमारी पत्रकारिता में ना स्टूडेंट भी है ना टीचर है। और इसीलिए हमारी जो हालत है बहुत ख़राब है, जबकि ये जो पत्रकारिता का है जो देश को बदल डालता है, इसलिए इस पत्रकारिता में हमारे लोग होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कोई हमारा एक एसोसिएशन होना चाहिए, कोई पत्रकार परिषद होना चाहिए जिसका मुखिया हम गौतम जी को बनाए और ये चलाए, एक अभियान चलाए कि हमारे स्टूडेंट आ जाए, हमारे लोग आ जाए, हमारे पत्रकार बने। आप देखें, आप मेरे ख्याल से मैं आपको डाटा देना चाहूँगा। आप न्यूज़ रूम में 121 लोग बैठते हैं, न्यूज़ रूम में बड़े बड़े ऑफिसर बैठते हैं, कितने 121। कौन से रैंक के? जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, उसके बाद मैनेजर है, सीनियर है, क्लास 1 ऑफिसर के 21 लोग हैं। उसमें से
106 लोग सवर्ण जाति के हैं, केवल 5 लोग पिछड़े जाति के हैं। देखिए 121 में केवल 5 लोग हमारे पिछड़े जाति के काम करते हैं, ये हालत है। इसलिए हमारे जो पत्रकारिता है, इसलिए हमारी आवाज़, हम आज भी हम मुखी ही है, आज भी हम मुखनायक ही है। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। आज भी वही स्थिति है जो 1920 में थी, वो आज भी परिस्थिति हमारी वही है। हम नहीं बोल पा रहे, किसी भी कारण हो, कोई भी कारण हो, नहीं बोल पा रहे। हमारे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, MPhil PhD है, डायरेक्ट लॉ है, क्या क्या नहीं एजुकेशन है, पूरे समाज में कई लोग पढ़े, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं है। हम अभी भी मुखी है, आज भी मुखनायक ही है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 121 लोगों में केवल 5 लोग पिछड़ा जाति के हैं और 6 लोग अल्पसंख्यक। ये हाल है। दूसरा डाटा है कि जब टीवी शो करने वाले जो 4 एंकर, उसमें से केवल एक ही एंकर पिछड़ी जाति का होता है। प्राइम टीवी डिबेट में 70% जो पैनलिस्ट होते हैं वो सब सवर्ण जाति के होते हैं। कहने का मतलब यही है कि सारी सिचुएशन वहाँ पे टीवी में हो या पेपरों में हो, जो हिंदी पेपर है या इंग्लिश पेपर है, उसमें केवल हमारे 5% लोग आर्टिकल लिखते हैं इंग्लिश पेपर में। 95% लोग सवर्ण जाति के आर्टिकल्स होते हैं, हमारे केवल 5% है। इसलिए आज भी हम मुखनायक ही है। इसलिए हमें आज ज़रूरत है रूपचंद जैसे पत्रकारों की कि हमारी एक स्टैंड हो, हमारे लोगों को तैयार करें। यूनिवर्सिटी में लोग हमारे जाए, स्टूडेंट एडमिट होना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, कोर्सेज बनाना चाहिए। और जब तक रूपचंद जैसे लोग हमारे समाज में नहीं होंगे, बड़े हिम्मत से इन्होंने 14 और धन न होते हुए भी, अपनी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति न होते हुए भी इन्होंने ये इतना बड़ा काम किया है। मेरे ख्याल से ये दुनिया का एक अजूबा है कि 14 खंड जो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो सीनियर लोग उनके साथ बैठ के उन्होंने 14 वॉल्यूम का निर्माण किया है और वो सदियों तक रहेगा। और इसीलिए हमें रूपचंद जैसी ज़रूरत है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारे पर क्या हो रहा है, ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं। आपको पता है हमारे देश में करीब 1100 यूनिवर्सिटीज़ है। ये PGC ने सर्कुलर निकाला कुछ महीने पहले कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की अपॉइंटमेंट किया जाए, लेकिन वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में हमारा रिजर्वेशन नहीं है। और हर यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। मतलब हो गए, कई जगह हो गए, कई यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं और हर एक डिपार्टमेंट में हो रहा। तो आप सोचिए कि 1100 यूनिवर्सिटी है और 1100 यूनिवर्सिटी में कितने डिपार्टमेंट हो गए और कितने डिपार्टमेंट में कितने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लगेंगे। वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, उसके ऊपर वो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर, वो आएगा कहाँ से? वो इंडस्ट्री से आएगा। वो केवल उसको कहा कि अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और उसका जो सैलरी होगा वो निगोशिएबल होगा और वो भी प्रोफेसर से ऊपर होगा, लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं। और आपका एक भी आदमी नहीं आएगा उसमें, एक भी होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्कीम ही ऐसी है। आपका कोई इंडस्ट्री में आदमी हायर पोस्ट में होगा नहीं है, कोई वाइस चेयरमैन नहीं होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, कोई डायरेक्टर नहीं होगा, कहाँ से आएगा? और वो आने के बावजूद भी मान लीजिए कहीं हो किसी इंडस्ट्री में हो, आएगा, लेकिन उसको इंटरव्यू में नहीं देंगे, उसको पता है ये तो पिछड़ा। इसीलिए नहीं तो जब भी आप 3 साल की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, उसमें हमारा आदमी होना चाहिए था। 3 साल में आप कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट करें, तो उसमें SC के या शेड्यूल कास्ट के लेने में क्या दिक्कत नहीं है? तो इस तरीके से आप, और इसके लिए जो आवाज़ उठाने वाला होगा, ये पत्रकारिता वाले उठाएंगे। हम तुम तो चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमें पर लिखा पढ़ी नहीं आती, हम पत्रकारिता नहीं कर सकते, हम किसी के सामने जाकर बोल नहीं सकते। तो उसके लिए तो आपको एक तो TV चैनल चाहिए या तो फिर पेपर चाहिए, वर्तमान पत्र चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए आज भी हम मुखनायक ही हैं। वो मुखनायक ख़त्म करने के लिए रूपचंद जैसे पत्रकार हमें चाहिए। इसके लिए क्या प्लानिंग होगा, क्या योजना होगी, क्या हम कर सकते हैं, क्या इकट्ठा के कोई एक एसोसिएशन बना सकते हैं या कोई परिषद बना सकते हैं कि इसके ऊपर थिंकिंग हो जाए। ये पूरा लिटरेचर के साथ हम आगे चलते रहे,
ऐसे बहुत सारे आज आपके देश में बाहर की 100 यूनिवर्सिटीज़ आई है, 100 यूनिवर्सिटीज़ आ रही है बाहर की, उसकी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो 100 यूनिवर्सिटीज आएंगी उसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। और जो यूनिवर्सिटी आएगी, मान जब मेलबर्न से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आ रही है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी आ रही है, आपको वहाँ प्रवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फी होगी वो डॉलर्स में होगी, वो हम दे नहीं पाएंगे। रिजर्वेशन है ही नहीं है, वहाँ पे आपके कर्मचारी नहीं होंगे, आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो वो आने वाली यूनिवर्सिटी का हमें क्या करना, क्या फ़ायदा है हमारे लिए? आर्थिक परिस्थिति हम जा नहीं पाएंगे, रिजर्वेशन वहाँ पे है नहीं है। और जो वहाँ पढ़ेगा, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, जो मान लीजिए आप मेलबर्न यूनिवर्सिटी से कुछ सेंटर से आप खुल रहे हैं, वो जो पढ़ेगा जब सिलेक्शन होगा उसको प्रेफरेंस होगा किसी भी पोस्ट के लिए, हमें नहीं मिलेगा। तो हम तो जहाँ के वहाँ थे, जहाँ के वहाँ रहेंगे। इस तरीके से जो एक एजुकेशन को जो सिस्टमेटिकली जो योजनाबद्ध पद्धति से हमारे जो शिक्षा लेके जा रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज हमें रूपचंद जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है। आप भले सारे फील्ड में जाइए, लेकिन हमें पत्रकारिता का जब तक आप जनता को नहीं बताएंगे आपके समस्या, जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। जो वहाँ पे जो पार्लियामेंट में होगा वो मंजूर होता रहेगा, पास होता रहेगा, और आप हम सब हाथ हिलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, काम खत्म। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख रहे, सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसको बताने के लिए हमें पत्रकार चाहिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे रूपचंद जी ने जो काम किया, एक बहुत बड़ा काम किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ पे बोलने का चांस दिया, मैं समझता हूँ मुझे थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।